तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि शेल के अंदर सब शेल होता है, ये हमने पढ़ लिया। सब शेल के नेम, शेप हमने पढ़ लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ लिया। अब हमने कहा था कि शेल के अंदर सब शेल है, तो वही अब हम देखने जा रहे हैं कि फर्स्ट शेल में कितने सब शेल, सेकंड शेल में कितने सब शेल, थर्ड शेल में कितने सब शेल। तो एक्चुअली आप इसको इस तरह से समझो बच्चों कि एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर एक और रूम हमने बना दिया, ठीक है, एक बड़ा सा रूम है, उसके अंदर हमने एक रूम और बना दिया, तो दैट इज सब शेल। तो अब हम वही देखने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा था n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी, यानी बड़ा रूम हमेशा छोटे वाले रूम से बड़ा ही होगा, ना इक्वल हो सकता है ना छोटा हो सकता है। तो वही बात अब हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों n इक्वल्स टू 1, दैट इज फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल के अंदर अब बच्चों हमने बोला था कि जो l होता है वो 0 to n-1 होता है। तो आप यहां n पर 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 आएगा। तो फर्स्ट शेल में l इक्वल्स टू 0, मैंने कहा था 0 एक नंबर, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट शेल में 0 सब शेल, नहीं, इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, एक वैल्यू, एक नंबर, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, यानी एक बड़ा रूम है, उसके अंदर एक छोटा रूम है बस। तो फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एस सब शेल कहा जाता है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो n इक्वल्स टू 1 का 1 और 0 को हमने कहा था s सब शेल, इसलिए बच्चों इसको लिख दिया जाता है 1s, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट शेल में ओनली 1 सब शेल s इज प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड शेल। अब बच्चों 0 से n-1, तो अब आप पुट करोगे 2 - 1, दैट इज कितना आएगा 1। तो 0 तो लेना ही है आपको, तो l इक्वल्स टू 0 1, इसकी 2 वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब हो गया सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, यानी सेकंड वाले रूम में 2 छोटे रूम हम बोल सकते हैं। सिंपल अगर हम समझना चाहें तो सेकंड वाले रूम में हमने 2 छोटे छोटे रूम बना दिए, एक को s सब शेल कहते हैं और एक को p सब शेल कहते हैं। अब इनको लिखा कैसे जाएगा, 2s 2p। तो सेकंड शेल में एक s सब शेल भी है और सेकंड शेल में p सब शेल भी है। तो सेकंड सब शेल में अगर हम बात करें तो सेकंड शेल में बच्चों 2 सब शेल प्रेजेंट हैं। ऐसे अगर हम बात करें n इक्वल्स टू 3, तो l इक्वल्स टू जाएगा 0 1 2। तो अब थर्ड शेल यानी थर्ड रूम में 3 रूम हमने बना दिए छोटे छोटे। तो थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं, s p d। इनको लिखा कैसे जाता है, 3s 3p 3d। तो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स प्रेजेंट हैं। अगर आप इन सब में देखो तो s सब शेल सब में कॉमन है, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमन रूम हमने सब में बना रखा है। ऐसे बच्चों अगर हम फोर्थ शेल की बात करें तो उसमें टोटल, फोर्थ शेल में टोटल कितने सब शेल हो जाएंगे, 4। f भी आ गया इसमें बच्चों। अब इसको लिखेंगे 4s 4p 4d 4f, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो अगर आप देखो बच्चों तो फर्स्ट शेल में टोटल कितने सब शेल हैं, 1। सेकेंड शेल में टोटल सब शेल्स कितने हैं, 2। थर्ड शेल में टोटल सब शेल्स कितने हैं, 3। फोर्थ शेल में टोटल सब शेल्स कितने हैं, 4। तो मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ शेल में टोटल सब शेल कितने होंगे, तो बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, तो 5। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन अ पर्टिकुलर शेल इज इक्वल्स टू n। तो n इक्वल्स टू 1 यानी फर्स्ट शेल में एक सब शेल, n इक्वल्स टू 2 तो सेकंड शेल में टोटल 2 सब शेल। मैं टोटल नंबर की बात कर रहा हूं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सब शेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। तो शेल के अंदर सब शेल हमने देखा। तो इस तरह से बच्चों एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है हमने कि फर्स्ट के बाद मतलब शेल के बाद सब शेल आता है, उसको लिखा कैसे जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, अब बच्चों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम एक चीज और मेजर कर सकते हैं, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बच्चों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला है √L × L+1 मल्टीप्लाई h/2π। और ये जो h/2π है, इस h/2π को बच्चों हैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने बच्चों यहां लिख दिया हैश, ठीक है,
क्लियर है? तो ये अंडर रूट के बाहर है बच्चों h/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे हम यूज करते हैं इसका, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ s सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो आप यहां 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0। p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, आप यहां 1 पुट करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे तो √2h/2π, और इस h/2π को हम शॉर्ट में हैश भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं फॉर d सब शेल, तो अब d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2। अब मैं इस 2 को उस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो आएगा 2 × 2 + 1 h/2π। इसको आप सॉल्व करोगे 2 + 1 3, 3 × 2 6, तो √6h/2π, और मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं √6#। ठीक है बच्चों, तो दैट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का यूज हमने सीख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड गिवन बाय साइंटिस्ट लिंडे। हमने पढ़ा पहले शेल होता है, फिर सब शेल होता है, और मैंने कहा था उसके बाद होता है ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के अराउंड जो 3D स्पेस होता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम उसी की इंफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किस तरह से ओरिएंट कर रहा है, घूम रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन देगा हमें ये क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू होती है -L2 + L इंक्लूडिंग 0, मतलब -L देन 0 देन +L। ऑर्बिटल जो कि मैं आपको बता चुका हूं 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बच्चों रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है तीनों क्वांटम नंबर को कंबाइन करके लाइक दिस। इसे कहते हैं बच्चों साई। क्या कहते हैं बच्चों इसको? साई कहते हैं। हियर P साइलेंट। तो NLM ये सीक्वेंस ही तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था कि शेल देन सब शेल देन ऑर्बिटल, ये सीक्वेंस हमेशा यही रखना है हमें। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और इंफॉर्मेशन को। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं साई 420। बच्चों यहां पे इस 4 का मतलब है n, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है l को, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है m को। तो n हो गया 4, l इक्वल्स टू हो गया 2 और m इक्वल्स टू हो गया 0। तो इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? 2 का मतलब तो हो गया d, 2 का मतलब d, और आगे 4, तो इसको लिखा जाएगा 4d। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो m इक्वल्स टू 0 होता है, जो m इक्वल्स टू 0 वाला ऑर्बिटल होता है, फिर अगेन बच्चों यहां 0 का मतलब नील नहीं है, 0 अगेन एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो m इक्वल्स टू 0 का नेम है बच्चों dz²। अगर d सब शेल है तो d सब शेल के लिए m इक्वल्स टू 0 का नेम है dz²। ये हमें याद रखना है, ये फिक्स है बच्चों कि जब d सब शेल होता है तो m इक्वल्स टू 0 को dz² कहते हैं, और जिसकी शेप मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बट अगर रफली आप देखना चाहो तो बच्चों dz² की शेप कुछ इस तरह से होती है। ये z एक्सिस, तो ये रफली बच्चों dz² इस तरह से होता है, जिसे डोनट शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेमिंग बच्चों। अब हम यही देखते हैं। देखो बच्चों s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। अब हम देखने जा रहे हैं कि s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, यानी शेल के अंदर हमने सब शेल पढ़ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? m इक्वल्स टू 0, यानी कि एक ऑर्बिटल होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स से, 1 बॉक्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल, यानी एक बॉक्स होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट p सब शेल। p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो m होता है -L2 + L। तो अब -1 0 एंड +1,
तो कितने ऑर्बिटल हो गए बच्चों? 3, यानी कि 3 बॉक्स। देखो बच्चों 1 2 3 बॉक्स। तो इस तरह से बच्चों 1 2 3, 3 ऑर्बिटल 3 बॉक्स, यानी एक ऑर्बिटल एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इनकी नेमिंग बच्चों, इनकी नेमिंग किस तरह से दी गई है कि इसको -1 कहते हैं, इसको बच्चों +1 कहते हैं। इन दोनों के नेम को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब हम -1 वाले को अगर px कह रहे हैं तो +1 वाले को हम py कहेंगे। अगर हम -1 वाले को py कह रहे हैं तो +1 वाले को px कह सकते हैं। हम -1 और +1 के नेम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप 0 कहोगे उसका नेम pz फिक्स रहेगा। जिस ऑर्बिटल को आप 0 कहोगे उसका नाम फिक्स रहेगा, उसको pz कहेंगे। याद रख सकते हो z फॉर 0। एक और बात, ये जो सीक्वेंस है बच्चों, ये सीक्वेंस इस तरह से जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। आप सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, आप बच्चों सीक्वेंस को इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये सीक्वेंस फिक्स नहीं है, सीक्वेंस इज नॉट फिक्स्ड। यानी कि आप इन तीनों ऑर्बिटल में से, ये बात बहुत अच्छे से समझनी है बच्चों क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। इन तीनों ऑर्बिटल में से आप किसी को भी -1, किसी को भी +1 और किसी को भी 0 बोल सकते हो, लेकिन इन तीनों ऑर्बिटल में से आप जिसको 0 कहोगे उसका नाम फिक्स रहेगा, दैट इज pz। तो आप सीक्वेंस कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 को आप किधर भी लिख दो, -1 को किधर भी रिप्रेजेंट कर दो, +1 को किधर भी रिप्रेजेंट कर दो। तीनों में से जिसको भी आप 0 कहोगे ना उसका नाम फिक्स होगा pz। बाकी -1 +1 के नेम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों d। d के लिए l = 2 होता है, तो अगेन m = -l 0 + l। अब बच्चों आपको -2 से +2 जाना है। कहां से कहां जाना है बच्चों? -2 से +2। तो -2 से +2 में जो जो वैल्यूज आती हैं वो सब हमको लिखनी है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 5। तो मतलब हो गए बच्चों कितने बॉक्स? 5 बॉक्स। कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 बॉक्स। 5 वैल्यूज 5 बॉक्स। अब इनकी नेम्स की बात करते हैं बच्चों। देखो ये रहे 5 बॉक्स। अगेन बच्चों यहां पर ये सीक्वेंस फिक्स नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो सीक्वेंस है ना, आप इस सीक्वेंस को कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन फिर वही बात, इन पांचों में से जिसको भी आप 0 कहोगे उसका नाम फिक्स होगा, दैट इज dz²। क्या बच्चों? dz²। और बाकी के नाम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। -2 को बच्चों आप -2 को आप +2 के नेम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। -1 को +1 के नेम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। लेकिन इन पांचों में से जिसको भी 0 कहोगे उसका नेम फिक्स रहेगा dz²। तो इसको कहते हैं dxy, इसे कहते हैं dyz। इट इज dxz एंड इट इज dx² - y²। इन सबकी शेप में आपको आगे समझाऊंगा कैसे बनती है बच्चों। अभी हमें फिलहाल नेम और ऑर्बिटल समझना है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बच्चों f के लिए l = 3 होता है। अगेन -3 से +3, तो -3 से +3 जितनी भी वैल्यूज आएंगी, टोटल कितने बॉक्स बन जाएंगे बच्चों? 7। तो कितने वैल्यूज? 7 वैल्यूज, तो 7 बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स, तो 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर है बच्चों? इनके नेम्स हमें नहीं पढ़ने होते हैं क्योंकि इनके नेम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि f की शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगेन एक शॉर्ट देखें समरी बच्चों हम, तो s l = 0, यानी s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, क्लियर है? p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, f सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। p सबशेल में आप इन तीनों में से जिसको भी 0 कहोगे उसका नाम फिक्स होगा pz। किसी को भी कह सकते हो आप 0। d सबशेल में आप किसी को भी इनमें से 0 कह सकते हो, सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जिसको भी 0 कहोगे उसका नाम फिक्स होगा dz²। ऐसे f सबशेल 7 ऑर्बिटल्स।
क्लियर बच्चों? तो हमने शेल पढ़ा, उसके अंदर सब शेल पढ़ा, उसके बाद हमने ऑर्बिटल पढ़ा। अब हम इन तीनों को एक समरी की फॉर्म में एज अ कंक्लूड करके पढ़ते हैं कि इन तीनों से एक्चुअली क्या समझ में आ रहा है। वो कंक्लूजन, वो समरी अब हम देखते हैं यहां तक जितना हमने पढ़ा है। देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल यानी n इक्वल्स टू 1 में l इक्वल्स टू होता है 0, मतलब एक सब शेल। तो फर्स्ट शेल में एक सब शेल, 1 सब शेल, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है 0 से, जिसका नाम है s। और जब l इक्वल्स टू 0 तो m इक्वल्स टू 0 यानी एक बॉक्स, यानी एक ऑर्बिटल। अब इसको लिखेंगे कैसे? 1s। ये इसका रिप्रेजेंटेशन मेथड हो गया बच्चों। तो मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट शेल में कितने सब शेल हैं? एक। फर्स्ट शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? एक। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ सब शेल 1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी कितना है? 1। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट, n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 में बच्चों हमने पढ़ा था l इक्वल्स टू 0 होता है और एक l इक्वल्स टू 1 होता है। 0 को s कहते हैं, 1 को p कहते हैं। इसको लिखेंगे 2s, इसको लिखेंगे 2p। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकंड शेल। और s में बच्चों एक ऑर्बिटल होता है और p में 3 ऑर्बिटल, यानी कि यहां एक बॉक्स और बच्चों यहां पर 3 बॉक्स। और नेम हम इनका पढ़ ही चुके हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड शेल में टोटल सब शेल कितने हैं? तो बच्चों 1 और 1 2। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं सेकंड शेल में? तो बच्चों 3 और 1 4। ठीक है, तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? 2s 2p। तो अब टोटल नंबर ऑफ सब शेल हो गए 1 और 1 2, 2 सब शेल। हर एक नंबर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेकंड शेल में, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 ये और 1 ये, यानी टोटल हो गए 4। नेक्स्ट आता है बच्चों n इक्वल्स टू 3। थर्ड शेल में बच्चों हमने l 0 1 2 तीनों पढ़ा था। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, कितना बढ़िया सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। सेकंड शेल में 2 सब शेल, इस सब शेल में 1 ऑर्बिटल, इस सब शेल में 3 ऑर्बिटल। दैट इज द सीक्वेंस बच्चों। थर्ड शेल में 3 सब शेल, 0 1 2 s p d। इस सब शेल में 1 ऑर्बिटल, 1 वाले में 3 ऑर्बिटल, 2 यानी d वाले में 5 ऑर्बिटल। यानी बच्चों यहां 1 बॉक्स, यहां पर 3 बॉक्स और यहां पर बच्चों 5 बॉक्स। और इसको अब लिखेंगे कैसे हम? 3s 3p 3d। और यही तो बच्चों हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। तो अब यहां टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितने हो गए? 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ सबशेल हो गए 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपसे पूछा जाए थर्ड शेल में, तो सारे काउंट कर लो। 5 + 3 8 + 1 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 9। क्लियर? तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, दैट इज द एक्चुअल क्वांटम नंबर्स का जो बच्चों हमें यूज सीखना है वो यही है बच्चों मेन। बस अब हमें इसको आगे इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो बच्चों यहां से कंक्लूजन हमने देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट शेल में 1 सब शेल 1 ऑर्बिटल, सेकंड शेल में 2 सब शेल लेकिन ऑर्बिटल कितने? 4। थर्ड शेल में 3 सब शेल, ऑर्बिटल कितने? 9। तो बच्चों यहां से कंक्लूजन देखने को मिला कि टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन अ पर्टिकुलर शेल इक्वल्स टू n, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ, टोटल की बात कर रहा हूं बच्चों में, टोटल ऑर्बिटल कितने? 1। सेकंड शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने बच्चों? तो 2 का स्क्वायर कर दोगे आप तो कितना आएगा? 4। ऐसी n इक्वल्स टू 3 में टोटल ऑर्बिटल्स आपसे पूछा जाए तो बच्चों 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ऐसी n इक्वल्स टू 4 में आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाए तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों। क्लियर है? ओके, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब आता है लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज गिवन बाय गोल्डस्मिथ एंड उलेनबेक, गोल्डस्मिथ एंड उलेनबेक, डिनोटेड बाय s। बच्चों ये हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है। तो देखते हैं बच्चों,
इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी ही एक्सिस पे या तो इस तरह से घूमेगा या फिर इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे इस तरह से घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एट अ टाइम या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन मेथड है बच्चों। अगर हम इसे प्लस हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ये एक प्रोबेबिलिटी होता है, ये बहुत हायर लेवल की बात है, हमें उसमें नहीं जाना है, बस एक रिप्रेजेंटेशन मेथड की तरह में याद रखना है। इसका कोई फिक्स मेथड भी नहीं है। अगर आप इसको प्लस हाफ कह रहे हो तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस हाफ से। लेकिन क्या ऐसा फिक्स है कि क्लॉक को प्लस हाफ और एंटी क्लॉक को माइनस हाफ? नहीं बच्चों, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आप इसको प्लस हाफ कह रहे हो तो ये माइनस हाफ, लेकिन आप अगर इसको माइनस हाफ कह रहे हो तो फिर ये प्लस हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब कोई फिक्स नहीं है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज किसी को भी आप प्लस हाफ, किसी को भी आप माइनस हाफ कह सकते हो। दैट इज अ नो कंपल्शन बच्चों। ठीक है, जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था वैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे रिवॉल्व करता है तो एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, जिसको इस फॉर्मूले से मेजर किया जाता है, √s इंटू s प्लस 1 मल्टीप्लाई h/2π, और h/2π को बच्चों हैश भी बोलते हैं। यहाँ s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन और स्पिन पेयर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। हमने कहा था एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, या तो ऐसे या फिर इस तरह से। 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। देखो, करेक्ट स्पिन पेयर्ड या तो इस तरह से या जैसे मैंने बताया, लेकिन ये रॉन्ग हो गया बच्चों। दोनों का स्पिन सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो बच्चों को क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिटरमाइन द ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n/Lm। हमें बताना है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, l इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है p, और जब p में m इक्वल्स टू -1 होता है तो -1 को हम px या py कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए बच्चों इसको हम px या py कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 2px या 2py से। दैट इज, इन दोनों में बच्चों कोई प्रायोरिटी नहीं है, दोनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी से बोला जाता है, या तो 2px या 2py। ठीक है, नाउ l इक्वल्स टू 0 होता है बच्चों s, तो ये तो हो गया 4s। यहां l इक्वल्स टू 2 बच्चों d और m इक्वल्स टू +1, +1 को बच्चों या तो dxz कह सकते हैं या फिर dyz कह सकते हैं, या तो dxz कह सकते हैं या dyz कह सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है बच्चों। इसलिए अब हम इसको बोलेंगे 5dxy 5dxz और 5dyz। दैट इज अगेन इन दोनों में से किसी को भी हम बोल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। नाउ l इक्वल्स टू 1 हो गया बच्चों p, तो इसे कहा जाएगा 3p। अब बच्चों m इक्वल्स टू 0 आ गया, p ऑर्बिटल है तो फिक्स हो गया, दैट इज pz। तो अब हम इसको बोलेंगे 3pz। क्लियर है? तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। हमें बताना है इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तो देखते हैं बच्चों, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 4। गलत हो गया बच्चों। इन चारों में से एक भी वैल्यू गलत है तो पूरा सेट ही गलत माना जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि n हमेशा l से बड़ा होना चाहिए, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, लेकिन यहां तो l जो है वो n से बड़ा हो गया, गलत। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों हमको, यहीं पे रॉन्ग, तो आगे मतलब ही नहीं बनता। तो ये होना चाहिए, मस्ट बी। ठीक है, गलत। n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -2। बच्चों ये तो सही है, लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि जब l इक्वल्स टू 1 होता है तो फिर m इक्वल्स टू -1 to +1 होता है। बच्चों इसमें -2 नहीं होता है, तो
तो जब L1 है तो M-2 पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग, तो ये गलत हो गया, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट N4 L2 M+1, ये भी सही है बच्चों। S इक्वल्स टू +1 स्पिन क्वांटम नंबर की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है, या तो +½ होगा या -½ होगा। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत हो गया, तो हम कहेंगे ये पूरा सेट ही गलत हो गया। तो चारों वैल्यू सही सीक्वेंस में सही होनी चाहिए। नेक्स्ट N इक्वल्स टू 3, L इक्वल्स टू 0, M इक्वल्स टू 0 सही है, और S इक्वल्स टू +½ हाँ बिल्कुल सही, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको या तो क्लॉकवाइज कह सकते हैं या हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 3S, तो बिल्कुल सही, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, दैट इज 4th। ये बिल्कुल पॉसिबल क्वांटम नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फॉर n+l इक्वल्स टू 5 फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें बताना है कि n और l का जो सम है वो 5 के इक्वल ही होना चाहिए। तो हमें बताना है इन सब का नंबर क्या होगा। तो इसको करने के लिए बच्चों n+l इक्वल्स टू 5, तो n1 और n2 तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, वो ये दोनों पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता वो आपको यहां से समझ आएगा। देखो n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो d सबशेल यानी एक सबशेल हो गया, और d में ऑर्बिटल कितने होते हैं 5। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में बच्चों हमने पढ़ा था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों का स्पिन अपोजिट होना ही चाहिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। ठीक है, नेक्स्ट n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 1, तो बच्चों यहाँ n+l इक्वल्स टू क्या होगा 5 होगा। अगर आप n1 और n2 लेते तो बच्चों फिर हमारे पास l की वैल्यू नहीं हो पाती, क्योंकि n1 होगा तो l 0 होगा, n2 होगा तो l 0 और 1 होगा। अब आप इसका सम करोगे तो n+l इक्वल्स टू 5 नहीं आएगा। तो एक्चुअली यहाँ n+l इज नॉट इक्वल्स टू 5 होगा बच्चों। यहाँ हमारे पास n+l इज नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। ठीक है, अब p सबशेल में एक सबशेल और 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब 3 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, n इक्वल्स टू 5, l इक्वल्स टू 0, तो बच्चों इसमें भी आप टोटल करोगे 5 + 0 5 आएगा। s सबशेल में एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब बच्चों हम टोटल कर लेते हैं, 1 2 3 तो हमारे पास सबशेल हो गए। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए बच्चों 5 3 8 + 1 9 ऑर्बिटल्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 + 6 16 और 2 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने का मेथड है बच्चों। क्लियर है? ओके। फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में यहां से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। पी शेल बच्चों, ये है पी शेल, इट इज अ शेल, इट इज नॉट सब शेल, शेल लिखा हुआ है। तो इसके लिए बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 2n²। अब k l m n o p, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो बच्चों यहां n हो गया 6। तो मैं इसको लिखूंगा तो 2 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बच्चों 36, और 36 इंटू 2 दैट इज 72 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों पी सबशेल। अब बोला है उसने पी सबशेल, और सबशेल में बच्चों पी सबशेल में हम जानते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लाइक दिस। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी हर सबशेल में, यानी कि टोटल पी सबशेल की आपसे पूछा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बोला है बच्चों हमसे पी ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया बच्चों। जब भी ऑर्बिटल वर्ड लिखा हुआ आ गया, ऑर्बिटल का मतलब होता है बच्चों 1 बॉक्स। मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल का मतलब होता है 1 बॉक्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक ऑर्बिटल लिखा हुआ आ गया तो एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स, और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
अब चाहे यहां पर s ऑर्बिटल होता या d ऑर्बिटल होता या f ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल वर्ड लिखा हुआ आ गया मतलब एक बॉक्स, और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, नाउ n इक्वल्स टू 3। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चों, थर्ड शेल। अब देखो n इक्वल्स टू 4 और l इक्वल्स टू 1 यानी p, तो अब बच्चों हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो फोर्थ शेल में p सब शेल की बात हो रही है, तो p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 2, 2 का मतलब होता है बच्चों d। अब d में वैसे तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसने बोल दिया m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 का मतलब अगेन 1 बॉक्स, मतलब 1 ऑर्बिटल, इसलिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिर्फ बच्चों 2। यानी कि हमारा थर्ड क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो अब फोर्थ शेल में भी डी सब शेल, और डी सब शेल में भी वो हमसे m इक्वल्स टू 0 यानी एक ऑर्बिटल एक बॉक्स की बात कर रहा है। नाउ n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, ये हो गया s। और अब बच्चों वो हमसे बोल रहा है थर्ड शेल में s सब शेल, s सब शेल में भी एक बॉक्स, और एक बॉक्स में भी आपको सिर्फ बच्चों ये जो एक वैल्यू है ना स्पिन क्वांटम नंबर की, रिप्रेजेंट्स फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों 1। तो थर्ड शेल में एस सब शेल, उसमें m इक्वल्स टू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर की एक वैल्यू गिवन है, यानी मतलब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हमें पूरा क्वांटम नंबर का मैथड अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब नोड। नोड क्या होता है? इट इज पॉइंट या लाइन या प्लेन या सरफेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। एटम में कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वहां उस पॉइंट या सरफेस या लाइन या प्लेन जो भी है उसे नोड कहा जाता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है बच्चों, उसको नोड कहते हैं। 2 टाइप के नोड होते हैं, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस, जिसका फॉर्मूला है n-l-1। क्या होता है बच्चों नोडल सरफेस? जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास बच्चों ये है 1s, ये होता है बच्चों 1s, ये है न्यूक्लियस, ये है बच्चों 1s। ठीक है, अब 1s के बाद होता है बच्चों 2s, तो यहां है हमारा 2s। तो बच्चों 1s और 2s के बीच में ये जो सरफेस है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उसी को कहते हैं बच्चों नोडल सरफेस। तो दैट इज 1 नोडल सरफेस। तो क्या है बच्चों नोडल सरफेस? कि 1s और 2s के बीच में जो सेपरेशन हो रहा है, जहां पर बीच में इन दोनों के बीच में जो गैप है, उसे नोडल सरफेस कहते हैं। यहां नोडल सरफेस नहीं है बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस के जस्ट बाद यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहां नोडल सरफेस नहीं है, नो नोडल सरफेस। तो व्हाट इज नोडल सरफेस? न्यूक्लियस के अराउंड पहले 1s हुआ, फिर 2s हुआ, यानी 2 सबशेल, 2 ऑर्बिटल के बीच में वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसे नोडल सरफेस कहते हैं। तो हमें एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। हमें तो बच्चों इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस करने हैं सारे। नेक्स्ट आता है एंगुलर नोड और नॉन स्फेरिकल और नोडल प्लेन विच इज इक्वल्स टू L। ये क्या होता है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। दोनों को टोटल कर देंगे तो बच्चों टोटल नोड आएगा हमारे पास n-1, दैट इज रेडियल नोड प्लस नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू n-1 टोटल नोड। ठीक है, देखते हैं बच्चों, हमसे पूछा गया 1s में बताइए रेडियल नोड क्या होगा। तो बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 1 -0 -1 दैट इज 0, ये हो जाएंगे इसके। अब बच्चों हमसे एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है, हमें इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। 2s, तो 2 -0 -1 इक्वल्स टू 1। मैं इस फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू पुट कर रहा हूं 3 -0 -1 इक्वल्स टू 2, 2 -1 -1 इक्वल्स टू 0, 3 -1 -1 इक्वल्स टू 1, 3 -2 -1 इक्वल्स टू 0,
4 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से बच्चों हमने ये वैल्यूज निकाली है। नोडल प्लेन इक्वल्स टू एल होता है। तो बच्चों एस के लिए एल की वैल्यू 0, एस के लिए एल की वैल्यू 0, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, डी के लिए एल की वैल्यू 2। तो दैट इज नोडल प्लेन। और टोटल नोड दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नोड आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हम बच्चों शेप ओरिएंटेशन की बात करते हैं। जो एस होता है बच्चों वो डायरेक्शन लेस होता है, सिमेट्रिकल होता है। एस की शेप हमने पढ़ा था स्फेरिकल होती है। एस की शेप बच्चों स्फेरिकल होती है लाइक दिस। तो एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन लेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब जगह सिमेट्रिकली प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन हर जगह सिमेट्रिकली प्रेजेंट है बच्चों, दैट इज स्फेरिकल शेप। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों पी। हमने कहा था पी में 3 सबशेल्स, 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी इलेक्ट्रॉन जब पी सबशेल में होता है और एक्स एक्सिस पर है तो वो एक्स एक्सिस पर इस तरह से घूमता है बच्चों। तो दैट इज पी एक्स। अब बच्चों हमने नोडल प्लेन पढ़ा था, पी में नोडल प्लेन होता है 1, नोडल प्लेन होता है इसमें वाई जेड। बच्चों ये एक्स, ये वाई, ये जेड, 3 एक्सिस होती हैं। इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से है बच्चों। वैसे ये मैंने हाफ लोब आपको दिखाई है, हाफ लोब पीछे की तरफ है इसकी, 3 डायमेंशनली अगर हम देखेंगे तो। अब देखो इलेक्ट्रॉन हमको यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन हमको इस जगह इस प्लेन में नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में प्रेजेंट है? नहीं है, दैट इज नोडल प्लेन। तो बच्चों ये हो गया वाई जेड प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर, जब इलेक्ट्रॉन पी एक्स में होता है तो वो इस तरह से घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में है, इस प्लेन में भी है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन आपको यहां नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसलिए नोडल प्लेन हो गया बच्चों वाई जेड 1। ऐसे बच्चों पी वाई, इलेक्ट्रॉन पी वाई में इस तरह से घूमता है। तो अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा बच्चों, एक्स वाई जेड, इस तरह से घूमेगा बच्चों। तो अब इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, लेकिन इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन। तो बच्चों नोडल प्लेन हो गया एक्स जेड प्लेन। एक और देखते हैं पी जेड। अब इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है बच्चों, ये रहा, जेड एक्सिस के अलोंग घूम रहा है। तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या यहां इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहा है? तो बच्चों नोडल प्लेन हो गया एक्स वाई, यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो नोडल प्लेन हो गया बच्चों एक्स वाई प्लेन। समझ में आई बच्चों बात? क्लियर है? नेक्स्ट अब हम डी की बात करते हैं बच्चों। डी में हमने 5 ऑर्बिटल्स पढ़े थे, उसमें हम पहला पढ़ रहे हैं डी एक्स वाई। अब बच्चों हमको यहां शेप से भी नजर आ रहा है और नाम से भी समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन में है। देखो आप, एक्स और वाई के बीच में ये है एक्स वाई प्लेन, इट इज एक्स वाई प्लेन, इट इज एक्स वाई प्लेन, इट इज एक्स वाई प्लेन। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई के बीच में एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, यहां भी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। और टोटल प्लेन कितने होते हैं बच्चों? 3। तो बाकी 2 प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो नोडल प्लेन हो गया बच्चों वाई जेड एंड एक्स जेड। ठीक है, तो कहने का मतलब एक्स वाई जेड। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट है? इस तरह से प्रेजेंट है बिटवीन द एक्सिस। पी में बच्चों इलेक्ट्रॉन ऑन द एक्सिस था, यहां इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एक्सिस है, या बोल सकते हो आप इन द प्लेन है। तो इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई प्लेन में प्रेजेंट है, इस प्लेन में और इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो एक्स जेड और वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे ही देखते हैं बच्चों, इस बार इलेक्ट्रॉन वाई जेड प्लेन में है, तो बाकी 2 प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है।
एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन है तो बाकी दो प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स वाई और वाई जेड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें बच्चों नोडल प्लेन दो होते हैं, वो किस तरह से होते हैं? एक्चुअली ये इस तरह होता है बच्चों। अगर हम इसकी एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होती है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इस तरह से दिखता है बच्चों। अब इसमें दो नोडल प्लेन जो होते हैं वो बच्चों यहां पर होते हैं। एक नोडल प्लेन इस तरह से होता है और दूसरा नोडल प्लेन बच्चों यहां होता है। तो ये जो दो नोडल प्लेन हैं, ये जो दो नोडल प्लेन हैं बच्चों, वो एक्चुअली 45 डिग्री पर होते हैं। देख लो आप, यहां से ये 45 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों नोडल प्लेन। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहां इस तरह से प्रेजेंट होता है कि यहां बीच में स्पेस खाली रह जाता है। ये जो प्लेन एक खाली रह गया जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, तो इन दो प्लेन में इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट नहीं है, तो दो नोडल प्लेन हो गए विच इज 45 डिग्री। ठीक है, ये बच्चों एक्सेप्शन है, इसे डोनट शेप कहते हैं। कौन सी शेप कहते हैं बच्चों? इसको डोनट शेप, जो मैंने आपको पहले भी बना के बताया था रफली। इसमें क्या होता है बच्चों, यहां एक रिंग होती है इस तरह से, यहां इस तरह से एक रिंग होती है बच्चों इसमें। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहां हर एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, हर जगह सिमेट्रिकली प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहां नोडल प्लेन 0 होता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली प्रेजेंट इन ऑल प्लेन्स। यहां इलेक्ट्रॉन हर प्लेन में सिमेट्रिकली घूम रहा है, इसलिए बच्चों यहां नोडल प्लेन 0 है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। और डोनट के जैसा ये दिखाई देता है, इसलिए शेप का नेम है डोनट शेप। क्लियर बच्चों, समझ में आया? ओके। तो बच्चों अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स पढ़ लिया, उनकी पोजीशन, लोकेशन सब पढ़ लिया। अब उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें पढ़ना है। तो उसमें पहले आता है बच्चों ऑफबाउ प्रिंसिपल। बच्चों ऑफबाउ इज अ जर्मन वर्ड विच इज मीनिंग बिल्डिंग अप, बिल्ड अप करना, कंस्ट्रक्ट करना। तो ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्ट करना। ऑफबाउ प्रिंसिपल गिव्स अ सीक्वेंस in which various subshell are filled up depending on the relative order of the energies of various subshell। तो प्रिंसिपल क्या है? The subshell with minimum energy is filled up first. When this subshell obtain maximum quota of electrons, then the next subshell of higher energy starts filling। मतलब ये कहता है प्रिंसिपल कि जिस सबशेल की एनर्जी कम है उसे आप पहले पूरा भर दो, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है पहले आप उसको पूरा भर दो। जब तक वो पूरा नहीं भरेगा आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब वो पूरा फिल हो जाएगा फिर आप हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए। तो जिसकी एनर्जी कम है उसे पहले हमें फिल करना है, जब वो पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद ही हमें आगे मूव करना है। ठीक है, दैट इज द एक्चुअल प्रिंसिपल। देखो बच्चों क्या है सीक्वेंस कि सबसे पहले 1s फिल करना है, फिर हमें 2s फिल करना है, 2s के बाद हमें 2p फिल करना है। तो बच्चों एक्चुअली हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ऐसा ऑफबाउ ने कहा है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी उन्होंने कहा है, सबसे कम एनर्जी फिर उससे ज्यादा एनर्जी। तो एक्चुअली ऐसे जाने पर क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। जब तक ये पूरा नहीं भरेगा हम आगे मूव नहीं करेंगे, जब ये पूरा भर जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ऑर्डर होता है। देखो S की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है 2, ये पूरा भर जाएगा उसके बाद ये फिल करना है, फिर ये फिल, फिर ये फिल, फिर ये फिल। तो एक्चुअली बच्चों ऐसे जाने पर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, सबसे कम एनर्जी वाला पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाना है। तो ये ऑर्डर एक्चुअली हमें फॉलो करना है और इसी को बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। तो बच्चों क्या कहा मैंने, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है।
इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल्स हैं ये, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स का ये हमें लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, ये इस तरह से है बच्चों। इसमें दो एक्सेप्शन हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। ये दो एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। ये होना तो चाहिए था बच्चों इस तरह से, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये हो जाता है इस तरह। तो ये एक्सेप्शन हो गया। उसका रीजन है बच्चों हाफ फिल्ड। ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों हम इस तरह से इसको फिल करते हैं। ऐसे कॉपर में बच्चों ये होना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से लिखा जाता है। ये राइट है, ये रॉन्ग है। रीजन क्योंकि यहाँ जो D10 है वो फुल फिल्ड है और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इनकम्प्लीटली फिल्ड से, तो इसलिए इसका ये राइट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कुछ दो एक्सेप्शन है, हमें इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन बाय फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स। देखो बच्चों आयरन, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहे हैं उसको और किस किस मेथड से लिख सकते हैं, ये अभी हमने लिखना सीखा। ठीक है, सिंपल सीक्वेंस में हमने एनर्जी के ऑर्डर में लिखा बच्चों। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या कि हम जो 3d6 है उसको अंदर थर्ड शेल के साथ हमने लिख दिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम 3 को यहां से कॉमन ले लेते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के। अब इस तरह से ही बच्चों यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, यहां 8, यहां कितने हैं 14 और यहां है 2। तो बच्चों ये हम इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। हम सिंपली इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को लिखकर भी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। तो बच्चों इनर्ट गैस, इनर्ट गैस से भी हम रिप्लेस करके इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहां से 18 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से लिखकर, तो हमारे पास बचेगा बस 4s2 3d6। यानी एक्चुअली ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह इनर्ट गैस को रिप्लेस करके लिख सकते हैं और लास्ट शेल को लिख देंगे 4s2 3d6। तो हम इनर्ट गैस फुलफिल्ड के, क्योंकि इनर्ट गैस स्टेबल होती हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है, तो हम इस फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस से रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो लास्ट शेल होता है उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आउटर मोस्ट शेल या अल्टीमेट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं। आउटर शेल से जस्ट पहले वाले इस शेल को, ये n है तो ये n-1 है, क्योंकि ये 4 है तो ये 4-1 3 है। तो इससे जस्ट पहले वाले शेल को बच्चों पेनल्टीमेट शेल और कोर और प्योर वैलेंस शेल कहते हैं, प्री वैलेंस शेल कहते हैं। और इससे जस्ट पहले वाले को, दैट इज n-2 3-1 2, इसको कहते हैं बच्चों प्री पेनल्टीमेट शेल। तो ये है आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल, उसके जस्ट पहले वाले को बच्चों पेनल्टीमेट शेल, और इससे जस्ट पहले वाले को प्री पेनल्टीमेट शेल। ये इनकी नेमिंग है बच्चों। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको बच्चों कोर चार्ज भी कहा जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कोर चार्ज भी कहते हैं बच्चों। तो ये कुछ नेमिंग है जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इफ वी रिमूव द लास्ट n शेल, अल्टीमेट शेल, देन द रिमेनिंग शेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कर्नल। अगर मैं इसको हटा दूं बच्चों, मैं इस 4s2 को हटा दूं, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा, इस रिमेनिंग को कहा जाता है बच्चों कर्नल। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कर्नल कहा जाता है। तो इफ वी रिमूव द लास्ट n शेल, देन द रिमेनिंग शेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कर्नल। तो बच्चों इसको कर्नल कहा जाता है। इसको हमने क्या कर देंगे, रिमूव कर दिया। तो लास्ट शेल को रिमूव करने पर जो हमारे पास बचता है बच्चों, उसको कर्नल कहते हैं। और जो 3d6 था उसको हमने थर्ड शेल के साथ लिख दिया। तो हमारे पास जो फोर्थ शेल था, लास्ट शेल, उसको हटा देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको कर्नल कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों n+l रूल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये रूल क्या कहता है बच्चों कि द सबशेल विद लोवेस्ट n+l वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट
When two or more subshell have same n plus l value, then the subshell with lowest value of n is filled up first. क्या बच्चों, ये रूल कह रहा है कि n plus l बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है, ये है बच्चों रूल। तो जिसका n plus l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो उसे पहले फिल करना है। जब वो पूरा फिल हो जाएगा फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n लोअर होगा उसको पहले भरना है, ठीक है। जब n प्लस एल कम तो उसको सबसे पहले भरना है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के पास होगा। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो फिर जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसको पहले फिल करेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नियर होगा, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, अब हम अगर बात करें, इफ द वैल्यू ऑफ n इज सेम, अगर n की वैल्यू सेम हो जाए तो देन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द वेरियस सबशेल विल बी। तो n प्लस एल की बात कर रहे हैं, अगर n प्लस एल में n सेम हो जाए तो फिर बच्चों एनर्जी का ऑर्डर ये होता है SPDF, इस तरह से बच्चों। और अगर l सेम हो जाए तो फिर हम n के अकॉर्डिंग बोलेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6। हम जानते हैं शेल बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन सिर्फ प्रेजेंट होता है बच्चों 1s1 में। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आगे वाले सारे ऑर्बिटल्स खाली होते हैं बच्चों। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी, और इन्हें कहा जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं बच्चों इनको? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे इनकी एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है। इनको भी क्या कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1s में होता है। ये वैकेंट सबशेल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, जिन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से अब हमको n प्लस एल रूल फॉलो करना है। देखो यहाँ n प्लस एल 1 है, यहाँ n प्लस एल 2 है, तो बच्चों एनर्जी बढ़ गई। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करेंगे, उसके बाद 2s में फिल करेंगे। अब यहां अगर आप देखो बच्चों तो n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई है, दोनों में n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई। तो जिसका n छोटा है पहले उसे फिल करेंगे, तो n इसका छोटा है तो पहले हम इसको फिल करेंगे, देन इसको फिल करेंगे। दैट इज द रूल बच्चों। यहां देखो आप, अगेन इन दोनों में n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई है। अब जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n छोटा है उसे पहले फिल करेंगे। तो बच्चों n किसका छोटा है? इसका, तो पहले हम इसको फिल करेंगे, देन इसको फिल करेंगे। जब ये पूरा फिल होगा उसके बाद ही हम आगे मूव करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अब इन तीनों में अगर आप देखोगे तो इन तीनों में n प्लस एल की वैल्यू अगेन सेम है। इन तीनों में n प्लस एल की वैल्यू सेम है। तो जिसका n सबसे छोटा पहले उसको फिल करेंगे, तो सबसे छोटा n इसका है तो नंबर 1 इसको प्रायोरिटी देंगे हम। ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है बच्चों। फिर हम प्रायोरिटी देंगे जिसका n थोड़ा सा बड़ा है उसको, फिर ये सबसे लास्ट में प्रायोरिटी आएगी। तो दैट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो अब इसको फॉलो करते हुए बच्चों हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो 1s 2s 2p। तो एक्चुअली हमें ये ध्यान रखना है कि 4s और 3d में अगर आप देखो तो एक्चुअली यहां तक तो बिल्कुल सही था, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ स्टार्ट होती है बच्चों। 4 + 0 3 + 2 दोनों 5, दोनों का n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई। तो अब जिसका n छोटा है हम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका n लो है तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो अब हम इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल करेंगे, जब ये पूरा भर जाएगा उसके बाद हम 3d में फिल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो एक्चुअली एनर्जी का ऑर्डर होता है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है क्योंकि उसका n प्लस एल ज्यादा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले हम 4s में फिल करेंगे, उसके बाद हम 3d में फिल करेंगे। और सेम और जो रूल है वो आगे भी इसी तरह से हमें अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल रूल बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल।
मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है मैनी ऑफ द सेम काइंड। क्या है ये रूल बच्चों? ये रूल कहता है कि सपोज जैसे आपको S में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद ही आप इसमें पेयरिंग स्टार्ट करोगे, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा, पहले आप एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। फिर अगर हम P की बात करें बच्चों, तो P में क्या करना है, पहले आपको तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है और तीनों का जो स्पिन है वो पैरेलल होना चाहिए। मतलब अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किया है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी आप क्लॉकवाइज ही होगा, मतलब अगर पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, तो तीसरा भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज और तीसरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तीनों का स्पिन पैरेलल होना चाहिए, उसके बाद ही आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे बच्चों। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन P सब शेल, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इन D सब शेल, यानी कि पहले आप क्या करोगे D में 1 2 3 4 5 पांचों इलेक्ट्रॉन को सेम पैरेलल स्पिन में फिल करोगे, उसके बाद ही आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो दैट इज द प्रिंसिपल। तो देखते हैं बच्चों क्या कि देखो आपने यहां पर ये ऑर्बिटल खाली छोड़ दिया, ये आपने पूरा भी नहीं भरा, यानी हर ऑर्बिटल में मिनिमम पहले आप एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद ही आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो गलत, ये भी गलत, क्योंकि इसका स्पिन जो है बच्चों अपोजिट हो गया। इन दोनों का स्पिन और इसका स्पिन अलग हो गया, तीनों का स्पिन पैरेलल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये देखो बच्चों तीनों का स्पिन सेम है, तीनों का स्पिन सेम है। तो दैट इज द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद ही अब आप पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पेयरिंग आपने पहले ही कर दी, जब तक ये पूरा नहीं, जब तक इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता आप पेयरिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो आपने यहाँ पेयरिंग कर दी, अभी ये ऑर्बिटल खाली रह गया बच्चों, तो ये गलत हो गया। इसमें देखो बच्चों सब में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है और सबका स्पिन पैरेलल है। इसमें बच्चों स्पिन पैरेलल नहीं है, ठीक है, इसमें स्पिन सबका पैरेलल है। तो बच्चों हम इसको कहेंगे कि ये रूल को वायलेट कर रहा है, वायलेटेड द रूल। वायलेटेड द रूल का मतलब ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वायलेटेड मतलब ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो हमेशा सेम होगी, बट 4th क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। क्या बच्चों? एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, यानी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होना चाहिए एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। देखो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 0 है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0 है। तो ये 3 क्वांटम नंबर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अगर इसके लिए +½ है तो इसके लिए -½ होना चाहिए। दैट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर डिफरेंट है दोनों इलेक्ट्रॉन का। ऐसे बच्चों आप यहां देखो, इन दोनों में ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, बट 4th क्वांटम नंबर इन दोनों इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है। दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे बच्चों यहां पर है, इसका n l सेम है, m सेम है, लेकिन इन दोनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में, हम बात कर रहे हैं एक ही ऑर्बिटल की, एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो बच्चों दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो दोनों का स्पिन पैरेलल होना चाहिए, जो कि हम हुन्स रूल में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो आप बच्चों, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर डिफरेंट है। इसके लिए भी बच्चों दोनों अपोजिट स्पिन है, दोनों अपोजिट स्पिन है, यहां पर भी दोनों अपोजिट स्पिन है, ये भी अपोजिट स्पिन है। तो बच्चों ये एग्जैक्ट हमारा हो गया, ये हुन्स रूल को भी फॉलो कर रहा है, ये पॉलीज रूल को भी फॉलो कर रहा है
ये अबाउ रूल को भी फॉलो कर रहा है। दैट इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस डिटरमाइन विच रूल इज वायलेटेड। तो देखो बच्चों, यहां अभी आपने ये पूरा फिल नहीं किया है, तो ये अबाउ रूल और n+l रूल दोनों को ही फॉलो नहीं कर रहा है। जब तक ये पूरा नहीं भर जाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ऐसा पाउली ने कहा था। तो बच्चों पाउलीज रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये दोनों रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहे हैं। इसमें बच्चों देखें हम, तो देखो अगेन ये पूरा फिल नहीं हुआ, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये n+l रूल यानी अबाउ रूल को फॉलो नहीं, दोनों रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हुन्स रूल बच्चों यहां देखो आप, इसका स्पिन पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें बच्चों देखें हम, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये पाउली रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और हुन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक ये ऑर्बिटल खाली है। आपने पेयरिंग कैसे कर दी? जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता पेयरिंग नहीं कर सकते हो। दैट इज हुन्स रूल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके बच्चों, कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं हम। टोटल स्पिन हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे ±½ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपसे बोला कि देखो बच्चों, ये p सब शेल है, इसमें 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मतलब जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है। तो देखो बच्चों, इसके लिए अगर मैं +½ लिखता हूं, तो इसके लिए +½ तो इसके लिए +½ तो टोटल स्पिन का मतलब है कि आप इसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? +½ ये हो गया 1 और 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 1.5, या आप इसको बोल सकते हो बच्चों 3/2। तो दैट इज टोटल स्पिन बच्चों। तो या तो हम इस तरह से कैलकुलेट करें या फिर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है +-½ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द टोटल स्पिन। क्योंकि मैं सिर्फ +½ नहीं, मैं इसको -½ भी लिख सकता हूं, मैं इसको -½ भी लिख सकता हूं, तो इसलिए हम यहां लगाएंगे +-, क्योंकि हमने कहा था फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। इट इज अ यूनिट बच्चों जिसे कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, और इसको बच्चों म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक, दोज स्पीशीज विच कंटेन 1 और मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, दोज स्पीशीज विच डू नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, उन्हें डायामैग्नेटिक स्पीशीज कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट एंड टोटल स्पिन फॉर Cr+3। देखो बच्चों, क्रोमियम का हमने बोला था एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ये वाला, लेकिन नहीं होता है ये, राइट, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी इनकम्प्लीट से ज्यादा होती है। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले यहां से रिमूव होता है, उसके बाद बच्चों यहां से रिमूव होता है, क्योंकि 4th शेल सबसे लास्ट शेल है, वो सबसे लास्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले 4 से रिमूव होगा, उसके बाद 3d से रिमूव होगा। तो इसलिए बच्चों जब हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा, क्योंकि 4th सबसे लास्ट है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s से रिमूव होगा, ये ध्यान रखना है बच्चों। अब अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो बच्चों मुझे ये मिलेगा, तो मैं देखूं तो इसमें मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसको पुट करोगे आप बच्चों तो 3 + 2 5, तो 3 × 5 बच्चों मेरे पास हो जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। एक ट्रिक भी है बच्चों इसकी कि म्यू इज इक्वल्स टू n.8 बोर मैग्नेटॉन। ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो बच्चों। हियर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हियर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट n.8 बोर मैग्नेटॉन आप लिख सकते हो। टोटल स्पिन बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू +-½ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो मेरे पास आंसर हो गया +3½ या -3½ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। तो बच्चों इसके लिए हमें इन सब का क्या लिखना होगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास कितने, 3। देखो बच्चों म्यू है 3.87 इज इक्वल टू √n+2। तो यहां से बच्चों मेरे पास n आएगा 3। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आगे 0.8, तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3.8 तो मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 3। 4.8 तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब बच्चों इन सब में से हमें सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है। तो बच्चों टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2 होता है। आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d1। तो इसमें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाता है बच्चों 4s1 3d5। तो 4s0 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों इसमें से, तो ये हो जाएगा 4s0 3d3। निकल +2 4s0 3d8, ये हो जाता है बच्चों 4s0 3d5। तो इसलिए आंसर हो गया बच्चों हमारे पास 3rd, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फॉर क्रोमियम एटम कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद m इक्वल्स टू 0 के हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन और फिर हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। अब m इक्वल्स टू 0 बच्चों हम जानते हैं जितने भी s ऑर्बिटल होता है उसका तो m इक्वल्स टू 0 होता ही है। तो ऑल s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल 2, 2 4, 2 6 और 1 है बच्चों यहाँ 7। तो s में हो गए मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके लिए m इक्वल्स टू 0 होता है। अब इन तीनों p में से किसी भी एक p का हम m इक्वल्स टू 0 मान सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें बच्चों, 2। ऐसे इसमें भी हम किसी को भी एक को m इक्वल्स टू 0 मान सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, यानी कि 4। और इन d में भी हम पांचों में से किसी को भी एक को m इक्वल्स टू 0 मान सकते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। तो जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो मेरे पास आएगा टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। दैट इज m इक्वल्स टू 0 के हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद l इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू हाफ। l इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है बच्चों p सब शेल। अब p सब शेल में मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन यहां है, 6 इलेक्ट्रॉन यहां है, 12। लेकिन उसने बोला है सिर्फ s इक्वल्स टू हाफ, यानी सिर्फ हाफ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही हमें बताना है। तो बच्चों p सब शेल में टोटल मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। 6 तो है प्लस हाफ के और 6 है माइनस हाफ के, और उसने हमसे पूछा है सिर्फ प्लस हाफ के इलेक्ट्रॉन्स का। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है बच्चों हमसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू -2। तो बच्चों n इक्वल्स टू 3 कहाँ है, ये रहा बच्चों हमारे पास n इक्वल्स टू 3। इसका भी n इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 3 है। ये n है बच्चों 3। तो n इक्वल्स टू 3 इसका भी है और n इक्वल्स टू 3 इसका भी है। लेकिन m इक्वल्स टू -2 के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूछा है बच्चों उसने हमसे। तो अब m इक्वल्स टू -2, तो बच्चों हम जानते हैं कि जो d है उसके लिए L2 है। तो ऑब्वियस ही बात है m -2 से +2 होगा। तो इसका मतलब उसने हमसे पूछा है m इक्वल्स टू -2, मतलब हमको बताना है इसमें से दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम बोलेंगे कि 3d सब शेल एंड एनी 1 ऑर्बिटल ऑफ d, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बच्चों उसने हमसे पूछा है अब सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड। तो बच्चों ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है। तो ये किस में प्रेजेंट है बच्चों, 3D में प्रेजेंट है। तो इसलिए अब हम बोलेंगे बच्चों कि n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2। ठीक है, और जब l इक्वल्स टू 2 होता है तो m इक्वल्स टू -2 से +2 होता है। तो कोई सी भी एक वैल्यू हो सकती है बच्चों। तो हमने कहा था ना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अब उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को हम -2 में से +2 कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है बच्चों। इसलिए इन पांचों में से हम कोई सी भी एक वैल्यू उसको दे सकते हैं। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर भी बच्चों या तो आप -12 बोलोगे या +12 बोलोगे, दोनों में से एक बार में हम कोई सी भी एक वैल्यू बोलेंगे जो कि फिक्स नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों।